शेयर बाजार की तमाम सभी बड़ी खबरें अब मिलेगी सिर्फ एक चैनल पर। फटाफट हमारे चैनल बाजार एनालिसिस को अभी सब्सक्राइब करें। भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की पूर्व एमडी एंड सीईओ चित्रा रामकृष्ण के मुंबई स्थित घर पर आयकर विभाग की रेड इनकम टैक्स रेड हुई है। आयकर विभाग चित्रा रामकृष्ण के घर की तलाशी ले रहा है। मामले से वाकिफ एक शख्स ने कहा कि बड़ी संख्या में आईटी अधिकारी मुंबई में उनके आवास पर मौजूद हैं। इस व्यक्ति ने कहा कि आयकर विभाग इस आरोप पर तलाशी ले रहा है कि उन्होंने किसी अज्ञात तीसरे व्यक्ति की आंतरिक आदान प्रदान की जानकारी देने पर अवैध लाभ कमाया। रामकृष्ण पर आध्यात्मिक गुरु के साथ गोपनीय जानकारी को शेयर करने का आरोप है। योगी की सलाह पर लेती थी फैसला। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने एक्सचेंज की आंतरिक गोपनीय जानकारी को किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ शेयर करने के लिए चित्रा पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। सेबी ने खुलासा किया है, चित्रा हिमालय के एक अनाम बाबा योगी की सलाह पर फैसला लेती थी। देश के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला का मानना है कि भारतीय रियल एस्टेट डेवलपर्स को अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर पर फोकस करना चाहिए। साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग की लागत पर नजरें बनाए रखनी चाहिए। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के 17 फरवरी के एक इवेंट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत में लिस्टेड डेवलपर्स की रिटर्न ऑन कैपिटल 6 से 7% है। देश में डेवलपर्स के रिटर्न ऑन कैपिटल पूंजी पर मिलने वाला प्रतिफल को बढ़ाए जाने पर फोकस की जरूरत है। राकेश झुनझुनवाला का यह भी मानना है कि भारत में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REITs के लिए भी व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने इस बात को भी हाईलाइट किया कि देश की स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टेड 3 REITs को निवेशक कम्युनिटी से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मल्टी बैगर पेनी स्टॉक। किसी पेनी स्टॉक में निवेश करना काफी जोखिम का काम माना जाता है, क्योंकि इस तरह के स्टॉक में किसी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज पर सर्किट लगते नजर आ सकते हैं। हालांकि ज्यादा जोखिम क्षमता वाले निवेशक कम लिक्विडिटी वाले पेनी स्टॉक्स में कम समय में जोरदार रिटर्न के लिए दाव लगाते हैं। सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस तरह का एक स्टॉक है। स्मॉल कैप सेगमेंट का यह पेनी स्टॉक मल्टीबैगर साबित हुआ है। पिछले 3 महीने में इस स्टॉक ने 9.75 रुपए 16 नवंबर 2021 की क्लोजिंग की प्राइस से 209.85 रुपए की यात्रा तय की है। इन 3 महीने में इसने 2000% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। हिंदुजा समूह की कंपनी अशोक लेलैंड इस साल वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र में मजबूत वापसी का प्रयास करते हुए मध्यवर्ती वाणिज्यिक वाहन ICV क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने की योजना बना रही है। अशोक लेलैंड ने एक शीर्ष अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि कंपनी मॉड्यूलर AVTR श्रेणी की बढ़ी हुई मांग का लाभ उठाने का प्रयास कर रही है। चेन्नई की कंपनी 2022-23 में वाणिज्यिक वाहन CV बाजार में अपनी हिस्सेदारी 30% के पार ले जाने का प्रयास करेगी। कंपनी ने कहा कि आर्थिक स्थिति में सुधार और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार से कंपनी CV खंड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकेगी। अशोक लेलैंड के कार्यकारी चेयरमैन धीरज हिंदुजा ने PTI भाषा के साथ बातचीत में कहा कि कंपनी ICV श्रेणी में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के प्रयास कर रही है। कल की शुरुआती कारोबार में विप्रो के शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिली थी। हालांकि कारोबार के अंत तक यह बढ़त कुछ कम हुई और शेयर 1 रुपये यानी 0.18% की बढ़त के साथ 564.90 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। इस बारे में ऐप के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हमारा लक्ष्य अन्य यूजर के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है और अपने कर्मचारियों के जीवन स्तर पर पॉजिटिव असर डालना है। हमारे इस प्रयास में विप्रो यूरोप हमारी सहायता करेगा। इस चीज को लेकर हमें खुशी है। बता दें कि वित्त वर्ष 2021 से 22 की तीसरी तिमाही में विप्रो का कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 2,970 करोड़ रुपए रहा है, जबकि इसके 3,100 करोड़ रुपए पर रहने का अनुमान किया गया था। तीसरी तिमाही में कंपनी की आय 20,432.3 करोड़ रुपए पर रही है, जबकि इसके 20,460 करोड़ रुपए पर रहने का अनुमान था। बता दें कि दूसरी तिमाही में कंपनी की आय 19,760 करोड़ रुपए रही थी। तीसरी तिमाही में कंपनी का EBIT 3,553.5 करोड़ रुपए रहा है, जबकि इसके 3,560 करोड़ रुपए पर रहने का अनुमान किया गया था। वहीं पिछली यानी दूसरी तिमाही में कंपनी की EBIT 3,492 करोड़ रुपए रही थी।
मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के लिए ट्राई द्वारा जारी दिसंबर 2021 के आंकड़े अच्छे नहीं रहे। ट्राई द्वारा जारी लिस्ट के मुताबिक दिसंबर 2021 में 12.9 मिलियन 1.29 करोड़ ग्राहकों ने देश की सबसे बड़ी कंपनी जियो का साथ छोड़ दिया है। दूसरी तरफ BSNL से 1.1 मिलियन 11 लाख और भारती एयरटेल ने 0.47 मिलियन 4.70 लाख यूजर्स जोड़े। वहीं वोडाफोन आइडिया वी से 16 लाख यूजर्स अलग हो गए। दोपहिया वाहन विनिर्माता कंपनी बजाज ऑटो बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आने वाले सप्ताहों में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक के नेटवर्क को दोगुना करने की योजना बना रही है। बजाज ऑटो ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि उसने 2022 के पहले 6 सप्ताह में 12 नए शहरों को अपने नेटवर्क में शामिल किया है। कंपनी ने अपने प्रतिष्ठित स्कूटर ब्रांड चेतक के इलेक्ट्रिक संस्करण को अक्टूबर 2019 में घरेलू बाजार में वापस उतारा था। कंपनी ने पहले 2021 में 8 शहरों में अपने ई स्कूटर के लिए बुकिंग खोली थी। पुणे की कंपनी की तरफ से जारी बयान के अनुसार ई स्कूटर चेतक के लिए साल के पहले 6 सप्ताह में अतिरिक्त 12 शहरों में बुकिंग शुरू कर दी गई है। इनमें कोयम्बटूर, मदुरै, कोची, कोझिकोड, हुबली, विशाखापत्तनम, नासिक, वसई, सूरत, दिल्ली, मुंबई और मापुसा शामिल है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कच्चे माल की ऊंची कीमतों के असर को कम करने के लिए प्रोडक्शन कैटेगरी की कीमतों को दोबारा बढ़ाने का फैसला किया। कीमतों में बढ़ोतरी दिसंबर तिमाही की आय के बाद मैनेजमेंट ने जैसा कहा था उसी के अनुसार है, जिसमें यह संकेत दिया गया था कि वह कैलिब्रेटेड प्राइस हाइक पर विचार करेगा, क्योंकि उसे उम्मीद है कि इनपुट प्राइस इन्फ्लेशन दिसंबर तिमाही की तुलना में ज्यादा होगा। HUL के चीफ फाइनेंशियल रितेश तिवारी ने एक मीडिया कॉल के दौरान कहा, हमारी पहली कॉल बहुत कठिन बचत करना और फिर कैलिब्रेटेड कीमतों में बढ़ोतरी करना है। दूरसंचार नियामक ट्राई द्वारा बृहस्पतिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में मोबाइल ग्राहकों की संख्या में दिसंबर 2021 के दौरान मासिक आधार पर 1.28 करोड़ की गिरावट हुई। समीक्षाधीन अवधि में रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया को ग्राहकों की कमी का सामना करना पड़ा, जबकि भारती एयरटेल ग्राहकों को बढ़ाने में सफल रही। ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक रिलायंस जियो ने लगभग 1.29 करोड़ वायरलेस ग्राहकों को खो दिया और उसके ग्राहकों की संख्या घटकर 41.57 करोड़ रह गई। वोडाफोन आइडिया ने दिसंबर 2021 में 16.14 लाख मोबाइल ग्राहक खो दिए और उसके पास 26.55 करोड़ ग्राहक बचे। इसके विपरीत एयरटेल के पास 4.75 लाख ग्राहक बढ़ गए, जिससे उसके वायरलेस उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़कर 35.57 करोड़ हो गई। नेस्ले इंडिया ETD ने आज यानी 17 फरवरी को अपने चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। बताते चले कि नेस्ले इंडिया ETD अपने वित्त वर्ष के तौर पर कैलेंडर ईयर को ही उपयोग में लाती है। 31 दिसंबर 2021 को समाप्त चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 20% गिरकर 386.6 करोड़ रुपए पर रहा है, जो कि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 483 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी ने बोर्ड ने 10 रुपए फेस वैल्यू के प्रति शेयर पर 65 रुपए फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। देश के दूसरे सबसे बड़े रईस गौतम अदानी की अगुवाई वाले अदानी ग्रुप के शेयरों में आज काफी तेजी देखने को मिल रही है। शेयर बाजार आज एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन अदानी ग्रुप के शेयरों में 8% तक तेजी आई है। इसके साथ ही ग्रुप की सबसे मूल्यवान कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी मार्केट कैप के लिहाज से टॉप 10 कंपनियों में शामिल होने के करीब पहुंच गई है। अंबुजा सीमेंट के वित्त वर्ष 2022 के तीसरे तिमाही के नतीजों के पहले सीमेंट शेयरों पर कल दबाव देखने को मिल रहा था। अल्ट्राटेक सीमेंट में करीब 1% की गिरावट देखने को मिल रही थी। वहीं श्री सीमेंट करीब 0.50% नीचे कारोबार कर रहा था, जबकि जेके सीमेंट 1.50% टूट गया था। वहीं रेमको सीमेंट करीब 1% और एसीसी करीब 0.50% नीचे कारोबार कर रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर मार्केट से जुड़ी ताज़ा जानकारी और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल बाजार एनालिसिस के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।